Good morning, students. I am going to start your very first chapter of history in class 10th. The rise of nationalism in Europe. And this is very interesting chapter and very important chapter for the board examination. So you have to listen carefully each and every topic. Each and every topic you will listen carefully, so that you can understand very well each and every topic. Okay, let us start our chapter. First of all, title of the chapter: The Rise of Nationalism in Europe. So you have to know the meaning of nationalism. You have to know the meaning of nationalism and what is Europe. Is Europe a country or a continent? Clear? So let us start. नेशनलिज्म, पहले आपको ये समझना होगा कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक। दूसरा चीज़ आपको समझना होगा कि यूरोप क्या है। यूरोप कोई कंट्री है कि कोई कॉन्टिनेंट। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9 से आप कनेक्ट हो जाओ एक बार, तो आपको पता चलेगा कि यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं और एक कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिज्म क्या है, और इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है लव फॉर दियर कंट्री, आर अ फीलिंग टू डाई फॉर दियर कंट्री। अपने देश से प्रेम करना या अपने देश के लिए सेक्रीफाइस कर देना, अपने लाइफ को कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर देने की अगर आपके अंदर फीलिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। तो यूरोप में नेशनलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूरोप में नेशनलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं थोड़ा सा आपको क्लास 9th में लेके चलूँगा। क्लास 9th का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, और फ्रांस जो है वो कहाँ है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए रिवोल हुआ। डेमोक्रेसी के लिए क्या हुआ, रिवोल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। एट लास्ट फ्रांस में डेमोक्रेसी आई। अब चूंकि फ्रांस एक कंट्री है यूरोप के अंदर, वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो उसका प्रभाव, उसका जो इफ़ेक्ट था वो फ्रांस के बाउंड्री को क्रॉस करके यूरोप के डिफरेंट जो पार्ट्स थे उसमें फैलना चालू हुआ। और जो भी अलग अलग कंट्रीज़ वहाँ पे थे, नेशन जो भी वहाँ पे अलग अलग थे, वो भी अपने यहाँ क्या लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी लाने का जो वे था, जो रास्ता था, वो क्या था, नेशनलिज्म। मतलब वो अपने कंट्री में अगर डेमोक्रेसी ला सकते थे तो किस वे से, पहले नेशनलिज्म को क्या करना होगा, फैलाना होगा पूरे देश में, और फिर वहाँ पे तो किस प्रकार से यूरोप में नेशनलिज्म फैला, किस प्रकार से यूरोप में नेशनलिज्म फैला, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर किसका है, फ्रेडरिक सॉरियो। फ्रेडरिक सॉरियो, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर की बिगिनिंग इन्हीं से होगी। द चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फिगर। इसी फिगर से आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो फ्रेडरिक सॉरियो हैं, ये हैं कौन? हाँ, ये ही इज़ अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये कौन है? फ्रेंच आर्टिस्ट है। ही प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने क्या किया था, 4 पेंटिंग बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 पेंटिंग। कब बनाई थी? 1848 में। 1848 में इन्होंने क्या किया, 4 पेंटिंग की एक सीरीज़ बनाई। तो पेंटिंग किस चीज़ की थी, वो उस पेंटिंग में क्या दिखाना चाहते थे? वो उस पेंटिंग में दिखाना चाहते थे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक। मतलब जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, वो पेंटिंग के माध्यम से अपने फीलिंग को, अपने स्वप्न को दिखाना चाहते थे कि एक समय ऐसा आएगा जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसा हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा।
पूरा वर्ड कैसा हो जाएगा? डेमोक्रेटिक। जिसकी झलक वो किस में दिखा रहे थे? अपने पेंटिंग में दिखा रहे थे। और क्या हो जाएगा? सोशल रिपब्लिक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? द पैक्ट बिटवीन नेशंस। पूरे वर्ल्ड में जो देश है ना, हर देश का दूसरे देश से एक पैक्ट हो जाएगा, एक समझौता हो जाएगा। ये उनका एक यूटोपियन था। यूटोपियन मीन्स स्वप्न। यूटोपियन मीन्स क्या हो गया? मतलब ऐसी कल्पना करो जो वास्तव में उपस्थित हो ही ना, खाली वो कल्पना ही हो। तो उन्होंने ये कल्पना में देखा था, उसको साकार किया किसमें जाके? अपनी पेंटिंग। किन्होंने किया? फ्रेडरिक सोबर्स। कब? 1840। कितने प्रिंट्स बनाए थे? अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टडी हिज फर्स्ट प्रिंट। अब हम उनके पहले प्रिंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला उन्होंने प्रिंट दिया था उसके बारे में देखेंगे कि पहला प्रिंट क्या है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ओहो, इसमें तो जूम होगा भी नहीं, कोई बात नहीं है। पहली प्रिंट देखिए उनकी। इन दिस प्रिंट यू विल सी अ स्टैचू। अगर आप ये प्रिंट देख पा रहे होंगे या अपनी बुक में भी देख सकते हैं, तो इस प्रिंट में आपको क्या दिख रहा है? कि स्टैचू दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्टैचू। दैट इज ए फीमेल फिगर। और जो स्टैचू है क्या है? फीमेल फिगर है, मेन नहीं है, फीमेल फिगर है। एंड पर्सनिफाइड एज ए लिबर्टी। और इस फिगर को, जो ये फीमेल फिगर है, जो स्टैचू है, इसको पर्सनिफाई किया गया है लिबर्टी के रूप में। मतलब क्या है? इस फिगर को स्वतंत्रता के रूप में माना गया है। लिबर्टी में स्वतंत्रता होती है, तो फिगर जो है स्वतंत्रता, मतलब ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता का क्या है? प्रतीक। ऐसा इसको पर्सनिफाइड किया गया है। इट इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसको क्या बोला जाता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोला जाता है। ये जो फिगर है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्योंकि इस फिगर का संबंध किससे है? लिबर्टी से है, इसलिए इसको बोला गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोला गया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। हियर इज ए लॉन्ग लाइन ऑफ द पीपुल लाइक ए ट्रेन। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, यहां से देखना चालू करो, तो आपको क्या दिख रहा है? लोगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। कॉमन पीपुल इकट्ठा हुए, एक लंबी सी लाइन लगा के ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो हियर इज ए लॉन्ग लाइन ऑफ पीपुल लाइक अ ट्रेन, दे आर पासिंग बिफोर द स्टैचू। ये जो लॉन्ग लाइन आ रही है, ये पास कर रहा है किसके सामने से? स्टैचू के सामने। ये लोग स्टैचू के सामने से होके आगे निकल रहे हैं। और जब ये लोग स्टैचू के सामने से होके आगे निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एंड ऑफरिंग होमेज, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं किसको? लिबर्टी ऑफ स्टैचू को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। क्लियर? आगे देख लेते हैं हम लोग। दीज पीपुल आर फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से लोग पास कर रहे हैं, जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, होमेज जो दे रहे हैं, ये लोग आए कहाँ से हैं? तो ये लोग अमेरिका से हैं और यूरोप से हैं। दे आर फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। नेक्स्ट पॉइंट। इन वन हैंड ऑफ द स्टैचू इज ए टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एंड इन द अदर हैंड अ चार्टर। अब हम फिगर को देखते हैं एक बार। स्टैचू को ध्यान से देखिए। स्टैचू के वन हैंड में क्या है? एक टार्च है। टार्च मीन्स वो बैटरी वाली टार्च नहीं जो घर में आप जलाते हो सेल लगा के। मसाल, ओलंपिक का गेम होता है तो मसाल जलाई जाती है ना, वो वाली मसाल, वो टार्च है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में एक चार्टर है। क्या है? चार्टर। तो स्टैचू ने एक हाथ में ऐसे मसाल रखा है और दूसरे हाथ में ऐसे क्या लिया है? चार्टर। मसाल क्या कर रहा है? इनलाइटमेंट, ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। और चार्टर का क्या काम है? चार्टर में क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चार्टर मीन्स व्हाट? चार्टर शो द राइट्स ऑफ मैन। ये जो चार्टर है ना, मैन के राइट्स को दिखा रहा है कि उस समय यूरोप और अमेरिका के जो लोग वहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो जब लिबर्टी आ जाएगी तो हर व्यक्ति को, जो मैन है, उसको किस प्रकार का राइट्स मिलेगा।
इसका एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, इसमें सिर्फ मैन के बारे में कहा गया है, वोमेन के बारे में नहीं कहा गया है। और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा भी होगा कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय औरतों को कोई विशेष राइट्स नहीं था, कोई विशेष राइट्स नहीं था उनको। तो यहाँ पर जो चार्टर बनेगा ये किसने सोचा है? फेडरिक ने सोचा कि जो चार्टर्स बनेगा उसमें जो राइट्स लिखे जाएंगे वो स्पेशली किसके लिए होंगे? तो लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, वो एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में क्या दिखा रहा है? चार्टर दिखा रहा है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यू ऑल्सो सी द shattered remains on the foreground, that is the symbols of the absolute institution। अब आप एक बार फिर से फिगर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए फिगर में, आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर shattered remains है, मतलब टूटे हुए बिखरे हुए रिमेन्स किसके? हाँ, मोनार्कल सिस्टम जो एब्सोल्यूट सिस्टम वहाँ पे चल रहा था उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन थे वो सब टूट फूट गए हैं और उसके अवशेष जो है यहाँ पे क्या है? बिखरे हुए पड़े। कहाँ पे? फोरग्राउंड, मूर्ति के ठीक सामने। बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड मीन्स पीछे होता है, फोरग्राउंड मतलब आगे। तो जो स्टैचू है, स्टैचू के आगे क्या है? जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन था वो ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है, समाप्त हो चुका है और उसका जो रिमेन्स वो सामने बिखरा हुआ है। तो रिमेन्स बिखरा मतलब ये क्या दिखा रहा है? कि मोनार्कल सिस्टम समाप्त हो चुका। पूरे वर्ल्ड में क्या आने वाला है? डेमोक्रेसी आने वाली। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग्स। अब चूंकि वहाँ पे अमेरिका के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, यूरोप में बहुत सारे स्टेट भी होंगे, मतलब कंट्री होंगे, हर कंट्री से लोग आए होंगे, तो ये लोग पहचाने कैसे जाते हैं? द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स। अब हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग क्या है? फ्लैग्स है, और उसी फ्लैग्स के थ्रू ये क्या किए जाते हैं? पहचाने जाते हैं। आप फिगर में देखो यहाँ पे फ्लैग्स, फ्लैग्स, ये फ्लैग्स, फ्लैग्स, आगे बढ़ते जाओगे तो ये सब फ्लैग लेके चल रहे हैं। तो फ्लैग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंट्री, सिंबल ऑफ द कंट्री। और तब भी है और आज भी है। अगर हम इंडियन फ्लैग लेके चलते हैं तो लोग यही कहेंगे हम कहाँ से हैं? इंडिया से। और उस समय भी क्या था? जो भी कॉमन पीपल वहाँ पे लाइन में लगे थे वो कैसे पहचाने जाएंगे कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? उस फ्लैग से पहचाने जाएंगे कि इस कंट्री से बिलोंग करते। तो फ्लैग क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंट्री कह सकते हैं हम। उसमें जो फ्लैग था वो क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंट्री। द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स। अपने फ्लैग के द्वारा वो क्या किए जाएंगे? पहचाने जाएंगे। एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और इसके साथ साथ फ्लैग के साथ साथ और क्या था? नेशनल कॉस्ट्यूम था, राष्ट्रीय पहनावा जिसको कह सकते हो। पहनावा से पहचान में आते व्यक्ति ने, जैसे पंजाबी अगर आ जाता है तो उसके पहनावा, पगड़ी, दाढ़ी और वो जो पहनता है उसके कॉस्ट्यूम को देखकर आप सीधे कह दोगे क्या है? पंजाबी ना। हर स्टेट, हम अब अपने भारत की अगर बात कर लेते तो स्टेट में अलग अलग पहनावे के तरीके हैं। उस कॉस्ट्यूम से भी हम पहचान लेते हैं कि किस धर्म से बिलोंग करता है। उस समय भी यही था, फ्लैग से पहचाने जाते थे वो, और फिर नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाने जाते थे। मतलब नेशनल कॉस्ट्यूम फिक्स था। हालांकि ये क्या था? फेडरिक की एक कल्पना थी जिसको उसने प्रिंटिंग में बनाया था, उसकी ये कल्पना मात्र थी। दैट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड वर ऑलरेडी ए नेशन स्टेट। अगर हम उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें फेडरिक ने प्रिंट तैयार की थी, उस समय यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कौन था? यूनाइटेड स्टेट था और स्विट्जरलैंड। ये दो नेशन स्टेट थे, मतलब दो नेशन थे ऐसे कह सकते हो, मात्र दो। फ्रांस
आइडेंटिफाइड बाय द ट्राई कलर। अगर आप फिगर को देखोगे तो उसमें ट्राई कलर का फ्लैग है। वो ट्राई कलर का फ्लैग किसका था? फ्रांस का। मतलब वो फ्लैग जो लेके चल रहा था तो उसको बोला जाता था दे वर सिटीजन फ्रॉम फ्रांस। ट्राई कलर का फ्लैग लेके चलते थे। दे वर जस्ट बिफोर द स्टैचू, और जो फ्रांस वाले थे वो कहाँ थे? स्टैचू के ठीक सामने थे। जर्मनी की अगर बात कर लेते हैं, इट वॉज नॉट ए नेशन स्टेट। जर्मनी उस समय नेशन स्टेट नहीं था। दे वर यूजिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जो जर्मनी वाले थे वो किस कलर का फ्लैग यूज कर रहे थे? आप फिगर में भी देखो, देखो है ना, ये ट्राई कलर का फ्लैग है। यहां पे देखो ब्लैक, तो वो जर्मनी वाले ये फ्लैग अपना यूज कर रहे थे। फ्लैग क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप। फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक्सप्रेशन है लिबरल होप का, मतलब स्वतंत्र होने की आशा। जो फ्लैग था वो क्या प्रदर्शित कर रहा था? ये झंडा दिखा रहा था कि जो झंडा लेके आगे चल रहा है उसके अंदर क्या है? वो फ्रीडम चाहता है। वो क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है। इसलिए यहाँ पे फ्लैग को कहा गया इट इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848। जो कि फिगर कौन तैयार कर रहा था? फेडरिक। और कब कर रहे थे? 1848 में। तो उस समय फ्लैग को माना गया स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता की आशा, लिबरल होप्स माना गया इसको। क्लियर? गुड। यू विल रिवाइज वंस। एक बार अपने से दोहरा लो, देखो कहीं पे दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इसको